7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। वहाँ उन्हें ज़मीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहाँ कभी हज़ारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब में खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ ला खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वे सभी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। वक्त बीतता गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। ऐसे शहर जिन्हें केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आज से 4,500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी फर्क था। इससे ये पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। ये नालियां गली की मेन नाली से जाकर मिलती थी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने के लोगों को भी सफाई वगैरह की अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है कि हज़ारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफ़ी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर ज़िंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वो थे हड़प्पा और मोहेंजोदारो। इस सभ्यता में जो गांव के लोग होते थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर और ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की दशा काफ़ी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफ़ी इज्जत करते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफ़ी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन टेंपल जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहाँ से नहीं मिला है। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे, पशु और सूरज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो जो धार्मिक मान्यताएं थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जो प्रथाएं उन लोगों में थी वहीं आज भी हम में मौजूद हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को गुजरे 4,000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चली आ रही है जो आज भी हमें हमारे उसी हज़ारों साल पुराने इतिहास से जोड़ती है। कुछ 4,000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसा कैसे हुआ कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी।
ऐसा लगता है कि मानो ये सभ्यता किसी एक वजह से ख़त्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, जिससे बड़ी तादाद में लोग मर गए। खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई। लाशों के सड़ने से कोई महामारी फैल गई होगी, जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे। और जो लोग बच गए होंगे वे अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे। और इस तरह हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया होगा। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि अतीत में ऐसी कोई सभ्यता एग्जिस्ट भी करती थी। आखिर क्यों इतिहास ने इस प्राचीन सभ्यता को भुला दिया, और क्या कारण है कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता को याद नहीं रख पाए। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने दूसरी सभ्यताओं की तरह बड़े मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं किया था। जैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने विशाल पिरामिड्स बनाए थे, जो उनकी सभ्यता ढह जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, हम ये नहीं जानते कि सिंधु घाटी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया से जो लेखन प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम के किसी दूर देश के साथ व्यापार किया करते थे। इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सो ये पॉसिबल है कि मेसोपोटामिया के लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। नंबर 3, मोहेंजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ये एक तरह का महानगर था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदानों की सभ्यता थी, लेकिन पूरा मोहेंजोदारो छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से जमीन की सतह को ऊपर उठाया गया था, ताकि सिंधु नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। नंबर 4, मोहेंजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। जाहिर सी बात है, दुनिया के कोई भी सभ्य लोग अपने शहर को मुर्दों का टीला नहीं बुलाएंगे। ये नाम तो हमने इस प्राचीन शहर को दिया है। इस शहर का असली नाम क्या था ये तो हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ही जानते थे। नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं उन पर एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम ये नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता के लोग आखिर कौन सी भाषा बोलते थे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उन पुरानी सभ्यताओं में से एक थी जिन्होंने राइटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। नंबर 6, खुदाई के दौरान 3000 से भी ज्यादा स्टोन टैबलेट्स मिली हैं। इन्हें सील्स या मोहरें कहा जाता है। इन सील्स पर जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं और देवताओं जैसी कोई छवियां बनी हुई हैं, और इन सील्स पर उस जमाने की लिपि में कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि कुछ सील्स का इस्तेमाल व्यापार के सामानों पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन सील्स का कोई दूसरा उपयोग भी जरूर रहा होगा, यानी इनको किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। वो दूसरा इस्तेमाल क्या था हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उस जमाने की लिपि को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। बदकिस्मती से गांव में रहने वाले लोगों की सोसाइटी और कल्चर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के घर लकड़ी और गारे के बने होते थे जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसीलिए उनका कोई निशान बाकी नहीं है। नंबर 8, एक खास बात जिसने इतिहासकारों को भी काफ़ी हैरान किया है वो ये कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके
कि इस सभ्यता में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत रही होगी। अभी तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई शासन करने वाला या पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही होगी। इन लोगों का समाज बड़ा ही शांति प्रिय रहा होगा, जहां सभी को बराबर अधिकार मिलते होंगे। वैसे ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमैटिक सोसाइटी बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के कैसे वजूद में रही होगी। नंबर 9, खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार और हथियार ना के बराबर मिले हैं। युद्ध होने के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अमन चैन के साथ रहना पसंद करते होंगे। इन लोगों को अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए कभी किसी सेना या फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नंबर 10, कि सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी सभ्यता थी।